नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। पॉलिटी में देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका। तो जल्दी से इसको कवर करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास में एग्ज़ाम की वजह से अब समय कम रह गया है, तो जल्दी से हम लोग न्यायपालिका के क्वेश्चन जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और जो है उच्चतम न्यायालय कैसे बनेगा, यहाँ पे पूछा गया था। तो मुख्य न्यायमूर्ति और कितने, देखिए यहाँ पे संख्या पूछी गई थी, तो अब तब जब संख्या पूछी गई थी तब तो कम थी, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 33 प्लस 1 जो है आपके टोटल कितने 34 हैं। एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर आपके 33 अन्य हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 34। लेकिन जब पूछा गया था तब क्वेश्चन तब आंसर था इसका 25 यहाँ पे था, तो इसको आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किस तरीके से नियुक्ति की जाती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे जो किस तरीके से होती है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वह आवश्यक समझा भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर, तो इन लोगों की जो है राय के अनुसार ही जो है नियुक्ति की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जो ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह है, तो कहाँ पर है, तो वो है आपका उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने हेतु संसद के जो है प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों एवं सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है, किस तरीके से, तो केवल साबित कदाचार के आधार पर और केवल असमर्थता के आधार पर। तो इन दोनों ही, कदाचार और असमर्थता दोनों के आधार पर ही उसको हटाया जा सकता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि क्या एक पारंगत विधिवेत्ता जो ना तो अधिवक्ता रहा हो और न ही न्यायिक अधिकारी रहा हो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो नहीं किया जा सकता, उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो केवल राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम यानी कि 4 वरिष्ठतम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है 1999, तो यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो वही पूछ रहा है कि जो नियुक्ति की जाती है वो उसमें किस किस की सलाह या फिर परामर्श की आवश्यकता होती है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके जो है नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में वरीयता दी जाती है, तो किस जो है वरीयता कैसे दी जाती है उस पर ये पूछ रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय को जो है यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है एनजेएसी बनाया गया था, तो एनजेएसी जो बना था जो कि अब समाप्त हो चुका है, तो वो किस अनुच्छेद के आधार पर बनाया गया था, अनुच्छेद 124 के का के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि निम्न में से किस मामले में जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति वही एनजेएसी को जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, पूछ रहा है। तो ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के जो बात था, इसमें जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन संघ सूची में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, तो कौन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करेगा, तो ये आपकी भारत की संसद करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, तो किसके द्वारा जो है वृद्धि की जा सकती है, अभी हम लोगों ने देखा था संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाएगी, तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, संसदीय अधिनियम के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधि शास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है। तो वो पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है उसको अर्हता प्राप्त है, तो ये आपके उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद जो है रिक्त हो अथवा वह अनुपस्थित रहने के द्वारा अन्यथा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो, उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। तो उसके कार्यों का अनुपालन कैसे किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन जो है पढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के द्वारा वो कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब कब जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ पे जो है न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम जब उपलब्ध नहीं होता तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट 21 पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त कर सकता है? तो आपके ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि किसको नियुक्त कर सकता है। तो उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से किसी को जो है नियुक्त कर सकता है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कौन करेगा? तो वे आपके भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उनकी नियुक्तियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? तो वो किसके आवेदन पर किया जा सकता है? भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन की बात हो रही है। तो ये जो है वित्तीय आपात के समय में कम किया जा सकता है। तो जब वित्तीय फाइनेंशियल हमारी इमरजेंसी लगती है तो इसके वेतन को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस बात में निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी जो राय होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो वो कौन सा केस था? वो आपका था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाला केस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक ही तरह से और समान आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है। तो किसको हटाया जा सकता है? ये आपके हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनको एक ही विधि के द्वारा जो है हटाया जा सकता है दोनों को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का स्थान किसी ऐसे दूसरे स्थान पर या फिर स्थानों पर हो सकता है, ऐसा निर्णय किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा भारत की राष्ट्रपति के अनुमोदन यानी कि उनकी सलाह के आधार पर किया जा सकता है। भारत के राज्यों के बीच में विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं तो वो कौन सा उनका जो है अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय का? तो ये प्रारंभिक अधिकार होता है। ये प्रारंभिक अधिकार के तहत जो है भारत और राज्यों के बीच के विवाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विवाद उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, पूछ रहा है। तो जो आपका संविधान के पूर्व की संधि और जो करार है ये आपका नहीं आता है। बाकी आपके दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाए या फिर भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य की तरफ से हो जाए या फिर भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद उठता है तो वो जो है प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका उच्चतम न्यायालय के पास कोई अधिकारिता नहीं है, तो ये बात गलत है, उसके पास में अधिकारिता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि आर्टिकल यहाँ पे पूछा गया कि 131 में जो है कि किस बात को लेकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड क्या क्या डिस्प्यूट है। तो वही अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तरफ भारत की सरकार हो और दूसरी तरफ जो है एक स्टेट हो या फिर गवर्नमेंट हो और जो है गवर्नमेंट यानी कि केंद्र की सरकार हो, स्टेट हो और दूसरी तरफ अलग स्टेट हो या फिर दो या दो से अधिक जो है
स्टेट हैं तो उनके बीच का जो विवाद है, तो ये बात चर्चा कहाँ पे है, ये बात आपकी आर्टिकल 131 में दी हुई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जो है उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा किए गए निर्णय के उपरांत दो से, यानी कि यहाँ पे 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है उच्चतम न्यायालय को स्वयं के निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति होती है या फिर शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है पुनर्विलोकन की शक्ति का विवरण किस अनुच्छेद है, जो पुनर्विलोकन की जो शक्ति है इसका विवरण कौन से आर्टिकल में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 137 जो आर्टिकल है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो किसके संविधान में भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना है किसके संविधान से ली गई है, तो ये हमारी यूएसए के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि जो आपके स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। वही है कि यहाँ पे जो विवेकाधीन जो शक्तियाँ एक तरीके की होती हैं उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके बारे में किस में विशेष इजाज़त दे सकता है, तो ये बात जो है यहाँ पे पूछी गई। तो किस में विशेष इजाज़त है, तो फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर अंडर एनी कॉज ऑफ मैटर पास्ड और मेड बाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया को लेकर जो है यहाँ पर विशेष जो है इजाज़त दे सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये बात किस आर्टिकल में है, तो ये है आपकी 129 में। तो देखिए 2 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप जुडिशरी पढ़ेंगे तो 129 और 137 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति 137 में, और अभिलेख न्यायालय ये घोषित करता है अनुच्छेद 129। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभिलेख न्यायालय है, तो जो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही कहीं ना कहीं एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इनके जो ऑर्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो सेशन कोर्ट होती है वो उनके डिसीजन को पलट नहीं सकता, या फिर उनको जो निर्णय देने होते हैं वो इन आधार पर जो है निर्णय दे सकते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, तो पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय वही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आए कि न्यायिक पुनर्विलोकन के संबंध में सही कहा जा सकता है ऐसा कहना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना था कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला पढ़ते हैं कि यह न्यायपालिका को उच्च विधायिका का दर्जा प्रदान करने वाला है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा पहला तो सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं कि इसकी व्याप्ति सीमित है क्योंकि यह विधि द्वारा स्थापित न कि उचित विधिक प्रक्रिया पर जोर देता है। नहीं, इसकी व्याप्ति सीमित नहीं, यहाँ पर असीमित है, तो ये हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। और तीसरा पढ़ते हैं कि इसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू एवं निष्पादित करने की न्यायपालिका की क्षमता शामिल है, तो बिल्कुल सही है। चौथा पढ़ेंगे कि जो है यह परिसंघीय सरकार पद्धति के लिए अवश्यंभावी है, तो बिल्कुल है। तो हमारे पहला, तीसरा और चौथा जो हमारा स्टेटमेंट है सही हो जाता है। हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, तीसरा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की जो बृहद न्यायपीठ का निर्णय आवधिकर है, तो जो निर्णय जो है आवधिकर है वो किस पे है। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक वाद की न्यायपीठ पर बिल्कुल सही है, वाद की कम न्यायाधीशों की न्यायपीठ पर बिल्कुल सही है, और समान संख्या की बात की न्यायपीठ पर नहीं, यहाँ पे नहीं है, और प्रत्येक संवैधानिक पीठ पर भी नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन 1 और 2 हैं ये आपके सही दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट 41 पे आते हैं कि वह वाद जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसमें किया था, ये आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो केस था वहाँ पर ये जो है प्रतिपादित हुआ था सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी विनिर्णयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो किसमें किया था, तो ये आपके आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये चर्चा हुई थी या फिर सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। 43 नंबर हम लोग देखते हैं कि भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये हमारा किया गया था जस्टिस सुब्बा राव ने जो है इसको प्रतिपादित किया था।
44 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि पंथ निरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ये हमारा जो है इनमें से कोई भी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा ये हुआ था हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो है ये जो है प्रावधान हुआ था, ना कि ये हमारे दिए हुए हैं इनमें से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में महिला महाविद्यालयों में पदों पर नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षण विधि मान्य माना जाता है। तो वो कौन सा केस था आपका? था विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण पर हाईकोर्ट अधीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सारे ही हैं, राज्य भू राजस्व न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य श्रम न्यायाधिकरण, तीनों ही ट्रिब्यूनल्स पे ये जो है उपयोग कर सकता है। तो उपयुक्त सभी पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। तो 47 नंबर देखिए हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों को जो है मैचिंग करनी है। तो चलिए करते हैं। तो पहला देखते हैं कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ जो है ये किस हमारे आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 356 से जुड़ा हुआ मामला है। पीवी नरसिम्हा राव बनाम जो है पंजाब राज्य वाला, ये हमारा 105 से जुड़ा हुआ है। तीसरा जो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत जो शुक्ल का जो मामला था, ये हमारा आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। जो लास्ट रह गया लिली थॉमस बनाम भारत संघ, ये हमारा अनुच्छेद 44 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्वेश्चन मैचिंग का है। तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है RIR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य जो है ये इससे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये हमारा न्यायिक पुनर्विलोकन से जुड़ा हुआ था। M नागराज बनाम भारत संघ का जो केस था, तो ये हमारा समानता से जुड़ा हुआ था। और SR बोम्बई बनाम जो भारत संघ का मामला था, ये हमारा पंथ निरपेक्षता से जुड़ा हुआ था। और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ये हमारा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसी ऐसी परिसीमा से परिगमित नहीं है कि कोई इसका अवलंब ले सकता है। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। तो किस केस में किया गया था, पूछ रहा है। तो ये हमारा हुआ था राजकृष्ण बनाम विनोद में। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं कि किस बात में यह निर्णीत किया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में नहीं करेगी। तो ये चर्चा कौन से केस में हुई थी? हमारी केशवानंद भारती बाद में हुई थी। देखिए मूल ढांचे के जब भी क्वेश्चन आए तो केशवानंद भारती जो ही आपको ऑप्शन टिक करना है। भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के निर्णय से बाध्य है? तो किसके निर्णय से बाध्य है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा है उपयुक्त में से किसी के भी निर्णय के द्वारा, चाहे वो प्रिवी काउंसिल हो, भारत का फेडरल कोर्ट हो, भारत का उच्चतम न्यायालय, किसी के भी द्वारा जो है बाध्य नहीं है। नेक्स्ट 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है पूर्व निर्णय के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? ये मिलता है हमारा अनुच्छेद 141 में। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो कौन से आर्टिकल में? ये है हमारा अनुच्छेद 141। चलिए 54 नंबर पे आते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में विनिश्चय किया था? तो वो कौन सा निर्णय था? तो वो हमारा था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बन जाती है? तो ये हमारी बन जाती है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर कह रहा है कि सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे देर स्टेटमेंट दी गई थी और यहाँ से आपसे पूछा गया था कौन सा सही है। तो विनिश्चयाधार में बाध्यकारी बल होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। चलिए 57 नंबर पे आते हैं कि यहाँ पे कथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या सही है। तो यहाँ पे हमारा जो कथन दे रखा है वो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत में सभी न्यायालयों पर आबद्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केवल उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं, उच्चतम न्यायालय नहीं हाई कोर्ट को भी है, तो हमारा जो है कथन गलत हो जाएगा।
तो ए तो सही है लेकिन हमारा आर गलत है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का प्रवर्तन करने के सिवाय दूसरे उद्देश्यों के लिए सशक्त किया जा सकता है यदि, तो किस आधार पर किया जा सकता है, तो संसद उसके लिए विधि बनाए तो जो है हो सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि संविधान जो है जनमत के ऊपर अभिभावी होता है, तो किस में ये बात हुई थी, तो ये आपकी हुई थी वी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो है प्रारंभिक व एकवर्ती क्षेत्राधिकार है, तो ये जो है राज्य और संघ के विरुद्ध बाद में जो है इसका एकवर्ती क्षेत्राधिकार है। जो हमारा नेक्स्ट 61 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत के राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं, तो ये उसका कौन सा अधिकारिता में आता है, तो ये आपका हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, तो प्रारंभिक अधिकारिता में ये चीज़ें आती हैं। 62 नंबर पे आते हैं। 62 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक विवाद के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं तो वो आती हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मामले में। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पर उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो किसमें नहीं है, भारत सरकार के विरुद्ध जो है निजी व्यक्तियों द्वारा लाए गए मुकदमे जो हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि सी के दफ्तरी बनाम ओपी गुप्ता AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1132 के निर्णय में अंतर्ग्रस्त था, तो क्या चीज़ अंतर्ग्रस्त थी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की अवमानना जो है अंतर्ग्रस्त थी। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि यह कहना सही है कि, तो यहाँ पे क्या चीज़ कहना सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया था, स्टेटमेंट दिया, तो हम लोग सही वाला देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी बात या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकेगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सीमित है, सिर्फ तो है जो सिर्फ और सिर्फ विधि के सारवान प्रश्न तक जो है सीमित है। नेक्स्ट 67 नंबर पे आते हैं। तो 67 नंबर कह रहा है कि एक मामले में जो है उच्चतम न्यायालय को अपील हो सकेगी यदि इसमें अंतर्ग्रस्त है, तो इसमें क्या चीज़ अंतर्ग्रस्त होनी चाहिए, विधि का एक सारवान प्रश्न होना चाहिए। 68 पे आते हैं। तो 68 नंबर जो है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। तो जो पहला है हमारा उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, तो ये देखिए हम इस पे मैंने आपको आर्टिकल पहले बताया था, तो हमारा हो जाएगा 137 आर्टिकल। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आवद्ध करोगी, तो ये बात किस आर्टिकल में, 141 में, तो 141 में। तीसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय को जो है उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाज़त के अपील प्रदान करने की शक्ति है, तो ये बात अनुच्छेद 136 में। और लास्ट रहेगी उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, तो ये हमारा आता है अनुच्छेद 134 के काम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय किसी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा, तो किस आर्टिकल में बात है, हमारी 136 में ये बात दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन से अधिनियमों एवं विनियमों को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो किसको नहीं घोषित किया जा सकता, तो हमारा जो संविधान की अनुसूची जो 9 है में सूचीबद्ध अधिनियमों एवं विनियमों को। लेकिन अब तो यहाँ पे समीक्षा की जा सकती है, पहले ऐसा था जब क्वेश्चन पूछा गया पहले नहीं, देखिए यहाँ पे जो हमारी जो अनुसूची 9 दी गई, पहले इसमें क्या था कि पहले प्रावधान था कि जो है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन अगर अभी करंट में देखें तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, किसकी, अनुसूची 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची के न्यायिक पुनर्विलोकन को उच्चतम न्यायालय के किस मामले में विनिश्चय के अनुज्ञेय बनाया गया है, तो किस में बनाया गया है, तो ये आपका IR जो है कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में इसको जो है अनुज्ञेय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट 72 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो 72 नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत
उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है, तो पूछ रहा है। तो इसमें जो है सेना न्यायालय जो हमारा आता है इसके जो है विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है। 73 पे आते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारता बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा, ये हमारे संसद के द्वारा विधि बनाकर इसकी अधिकारता बढ़ाई जा सकती है। 74 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय किसी मामले को पुनः विचारण के लिए राज्य के बाहर अंतरित कर सकता है, तो किस आर्टिकल के तहत, ये हमारा अनुच्छेद 139 के का के तहत। 75 नंबर पे आते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने उन आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार जिनमें जो है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा कि दोष मुक्ति को उलटकर अभियुक्त को मृत्युदंड देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 76 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, तो ये किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 141 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दोषाहारी याचिका का सृजन किया गया है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो है इस याचिका का सृजन किया गया है। तो जो हमारे न्यायपालिका के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने रिवीजन कर लिए, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो जल्दी ही आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।